मेरे प्यारे साथियों, हमने पिछला वीडियो में हमने बताया था पाचन तंत्र के बारे में, और उसमें यह बताया था कि भोजन कैसे किया जाता है, कहां जाता है, यानी कि भोजन कर लिए, श्वसन में हम लोग ससुरा सांस ले लिए, परिवहन में हम लोग क्या किए, भोजन को जो है ब्लड में मिला दिए, इसके बाद उत्सर्जन में क्या किए कि भोजन जो खाए थे उसको ससुरा निकाल दिए। अब सब चीज को कंट्रोल करने का काम कौन किया? जज साहब बैठे हैं, हमारा दिमाग, उसको भी पढ़ लिए। अब ससुरा हम लोग दिमाग को भी पढ़ लिए, हम लोग के पास दिमाग भी आ गया, भोजन भी कर लिए, सांस भी ले लिए, भोजन को निकाल भी दिए। अब हम लोग बच्चा भी पैदा कर लिए, यानी कि जन्म तंत्र को भी पढ़ लिए। अब ससुरा अगर बच्चा पैदा करते गए एक समय ऐसा आ जाएगा पूरे पृथ्वी पर एक ही प्राणी दिखेगा, सब प्राणी ससुरा लुप्त हो जाएगा। पुराने जमाने के जो लोग होते थे वो ससुरा पूर्ण विराम लगाने जानते ही नहीं थे, कोमा दे के बढ़ते थे आगे, एक एकदम छापते चले जाते थे ससुरा, छापते चले जाते, छाप रहे, जीरोक्स निकल रहा है। अब जो है जनसंख्या को कितना बढ़ाएंगे? आप कहते हैं कि नहीं, अब पूर्ण विराम मारो ससुरा, अब जनसंख्या को नियंत्रण करना है। तो कैसे नियंत्रण करते हैं? तो उसी के बारे में हम लोग समझते हैं। जनसंख्या नियंत्रण किसे कहते हैं? तो जनसंख्या को सीमित रखना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। और उसी से मिलता जुलता एक वर्ड है जिसका नाम है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन में क्या होता है? परिवार में संतानों की संख्या सीमित रखने के लिए जो योजना की आवश्यकता होती है उसे हम लोग परिवार नियोजन कहते हैं, इंग्लिश में फैमिली प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर परिवार में मान लीजिए हम दो हमारे दो, अगर हम दो हमारे 12 हो जाएंगे तब ससुरा दिक्कत पड़ जाएगा। काहे? एक खेत है ससुरा, एक खेत है, तो अगर हम दो हमारे दो तो 2 भाग लग रहा है, हम दो और हमारे 12 हो गए तब ससुरा एकदम हिते चुकी खेतवा बचे, एक हर के मान बचेगा ससुरा, तो जोताएगा क्या? समझ पा रहे मेरी बात को? तो इसलिए सीमित रखना जरूरी है, इसलिए नारा दिया गया हम दो हमारे दो। लेकिन पुराने जमाने के लोग यानी हमारे परदादा जो थे वो ससुरा पूर्ण विराम पढ़े ही नहीं थे, वो ससुरा कोमा ही पढ़े थे, एकदम दे रहा ससुरा, दे रहा। इतिहास में आप देखिए शाहजहां को 14 गो लड़का था ससुरा, 14 गो लड़का में हमको समझ में नहीं आ रहा था ससुरा उसका कौन जीरोक्स मशीन था, दे रहा था, पूर्ण विराम लगिए नहीं रहा। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की जो पहली विधि है उसे प्राकृतिक विधि कहते हैं, इसके बाद दूसरी यांत्रिक विधि, तीसरी रासायनिक विधि, सर्जिकल विधि, फिर सामाजिक जागरूकता। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक करके हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक विधि मतलब क्या होता है? इसमें कोई काट छांट नहीं करना है। काट छांट मतलब ये प्राकृतिक जो भगवान दिया उसी के अनुरूप चलना है। देखिए क्या होता है, महिलाओं में क्या होता है कि मान लीजिए 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक एमसी आया, मेनोस्ट्रुअल साइकिल आया। ठीक है, 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक मेनोस्ट्रुअल साइकिल 7 तारीख तक खत्म हो गया, 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक अंडाणु बनेगा। लेकिन 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक ससुरा अंडाणु क्या होगा? परिपक्व होगा। क्या होगा? 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक अंडाणु क्या होगा? परिपक्व होगा। अगर हम 7 तारीख से लेकर यानी कि एमसी खत्म होने से 7 दिन बाद अगर हम सेक्स कर भी लें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, स्पर्म चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए अगर आपको सेक्स करना ही हो तो 14 या 13 तारीख से पहले करें। क्यों? क्योंकि इस समय अंडाणु परिपक्व नहीं है। अब अंडाणु परिपक्व होना शुरू कब होता है? 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक। अब ससुरा अगर 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक अगर हम सेक्स करते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, इसमें शुक्राणु चला जाएगा। अब अंडाणु क्या है? परिपक्व है, तो दोनों तुरंत मिल जाएगा और मिलने के बाद भ्रूण का निर्माण होने लगेगा। अगर हम 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक भी हम फिजिकल रिलेशन बनाएंगे तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक ससुरा अंडाणु क्या होता है? धीरे धीरे मरना चालू होता है, अंडाणु धीरे धीरे निकलना चालू होता है, जिस कारण अगर सेक्स रिलेशन भी बना लेंगे तो अंडाणु उतना प्रभावशील नहीं होता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे? तो वही लिखे हैं, अगर कुछ दिनों तक संभोग को रोक दिया जाए तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। सामान्यतः एमसी के 14वें दिन यानी कि एमसी के 14 तारीख तक 14वें दिन के समीप तथा उससे आगे के दिनों में अगर संभोग से दूर रहा जाए तो ससुरा भ्रूण का विकास नहीं होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे? मतलब थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको? संभोग से वर्जित होना पड़ेगा। समझ पा रहे? दूसरा है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि के रूप में पुरुष कंडोम का प्रयोग किया जाता है। कंडोम क्या है? तो कंडोम एक पतले रबर जैसे पदार्थ की बनी होती है जिसे संभोग के पहले शीशन के ऊपर एक आवरण की तरह डाल लिया जाता है, जबकि स्त्री जो है डायफ्राम, कॉपर टी तथा लूप जैसे परिवार नियोजन के रूप में उपयोग करते हैं। कॉपर टी मतलब ये भी ससुरा क्या होते हैं? प्लास्टिक के आवरण होते हैं, इसको योनि में लगा लिया जाता है। ठीक है, तीसरा है रासायनिक विधि, इसमें कई दवाइयों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चौथा है सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि में क्या होता है कि इसमें चीड़-फाड़ किया जाता है। चीड़-फाड़ मतलब क्या होता है कि इसमें पुरुष नसबंदी किया जाता है। याद कीजिए, पुरुष नसबंदी में क्या किया जाता है? वेस्ट डिफरेंस। जो हमने नस बताया था, शुक्रवाहिका का जो हमने नस बताया था, ये आपका क्या था? वृषण, और ये था आपका शुक्रवाहिका यानी कि शुक्राणु को ले जाने
वाले नस को शुक्रवाहिका कहते हैं, इंग्लिश में इसे वेस्ट डिफरेंस कहा जाता था। तो इसी को काट कर अगर बांध दिया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैस्कोटोमी कहते थे। तो पुरुष नसबंदी तथा स्त्री नसबंदी किया जाता है। स्त्री नसबंदी किसको काटकर बांधा जाता है, तो फेलोपियन ट्यूब को बना जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। पांचवा है आपका सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता में क्या किया जाए, जैसे विज्ञापन के रूप में समाचार पत्र, विज्ञापन या अखबार में या रेडियो में या टीवी में ये प्रचार दिया जाए कि कैसे जो है परिवार नियोजन कैसे किया जाता है, परिवार नियोजन के बारे में बार बार ये विज्ञापन दिखाए। तो इससे क्या होगा, अधिक संख्या में लोग जागरूक होंगे, जिस कारण परिवार नियोजन की प्रक्रिया सफल होंगे। तो ये आपका 5 विधि था परिवार नियोजन का। समझ पा रहे, अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपसे अगर पूछ दे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर पूछे तो एकदम सिंपल अंतर है। लैंगिक जनन में क्या होता है, 2 आदमी भाग लेता है, जबकि अलैंगिक जनन में कोई एक आदमी भाग लेता है। यानी कि जब 2 आदमी भाग लेगा तो निषेचन की क्रिया होगा, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होगा। और इसमें हमने बताया ना कि जो लैंगिक जनन होता है, जैसे मनुष्य करते हैं लैंगिक जनन करते हैं, तो मनुष्य को पैदा करने में, यानी कि अपने जैसे ही जीव को पैदा करने में बहुत ही जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है, बहुत ही सरल विधि से जो है जनन हो जाता है और बहुत ही तीव्र गति से होता है ससुरा। और एकरम जो है भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास मतलब क्या होगा कि नर और मादा मिलेगा तभी भ्रूण का विकास होगा, और इसमें नर और मादा मिलेगा ही नहीं तो भ्रूण का विकास कहां से होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। और इसमें 5वां हमने बताया है कि जब नर और मादा मिलेगा तो युग्मनज बनेगा, यानी कि जोड़ा बनेगा। तो इसलिए हमने बताया कि लैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि जायगोट बनता है, जबकि अलैंगिक जनन में जायगोट नहीं बनता है। तो यह था छोटा सा अंतर। आप 5 को ही अंतर को लिखिएगा, ज्यादा अंतर जानने की जरूरत नहीं है। इसमें जैसे समसूत्री विभाजन होता है, जबकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, हमने आपको बता दिया है। तो आप कई अंतर आप जो है खुद से भी अंतर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग लैंगिक जनित रोग के बारे में समझेंगे कि ससुराल लैंगिक जनित रोग किसे कहते हैं। यौन संबंध से होने वाले रोग को हम लोग लैंगिक जनित संचारित रोग कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, शॉर्ट में हम लोग एसटीडी बोलते हैं, ठीक है। ये रोग क्या होता है, बैक्टीरिया के भी कारण होता है, वायरस के भी कारण होता है, प्रोटोजोआ के भी कारण हो सकता है ये रोग। तो इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा मित्रों। बैक्टीरिया जनित जो है कौन सा लैंगिक रोग है, तो सबसे पहले गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस, ठीक है। ये जो है आपका बैक्टीरिया जनित रोग है। गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस, क्या नाम है, सर्विसाइटिस। तो GSUC इसे याद रखना, GSUC, गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस और सर्विसाइटिस, ठीक है। अब हम लोग वायरस जनित लैंगिक रोग के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो वायरस से होने वाले कौन से लैंगिक रोग है, ठीक है। पहला है सर्विक कैंसर, दूसरा है हर्पिस, तीसरा है एड्स। यही है सबसे महत्वपूर्ण, यही इसी से क्वेश्चन पूछता है। तो एड्स क्या है, तो वायरस से होने वाला एक बीमारी है। एक्चुअली में ये एड्स होता कैसे है, एक्स्ट्रा सेक्सुअल रिलेशन बनाने से। अगर जो है एक पुरुष जो है किसी अन्य महिलाओं से संबंध बनाता है तो उनको जो है एड्स बीमारी होता है। और एड्स बीमारी बहुत ही खतरनाक होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है, ठीक है। और ये एड्स जो बीमारी है वो किस वायरस के कारण होता है, तो HIV वायरस के कारण। उस वायरस का नाम क्या है, HIV। जिस तरह कोरोना एक वायरस है ना मित्रों, तो उसी तरह HIV एक वायरस है। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। अब प्रोटोजोआ से संबंधित रोग को हम लोग समझते हैं। तो स्त्रियों के मूत्र जनन नलिका में प्रोटोजोआ के संक्रमण के कारण ट्राइकोमोनियसिस रोग होता है। यानी कि प्रोटोजोआ से संबंधित जो रोग है वो ट्राइकोमोनियसिस रोग है, ठीक है। इसको याद रखना पड़ेगा मित्रों। हर्पिस रोग जो है आपका वायरस से संबंधित रोग है, जबकि सर्विसाइटिस रोग जो है आपका बैक्टीरिया से संबंधित रोग है। इसको याद रखना पड़ेगा। 2-3 दिन के बाद आप जो है एक बार इसको रिविजन कर लीजिए। एक्चुअली में ये पूछेगा भी तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, अगर 2 नंबर में भी पूछने को होगा तो ऐसे आपको पूछ देगा। प्रोटोजोआ से संचारित होने वाले लैंगिक रोगों के बारे में लिखें तो आपसे 2 या 3 नंबर में ये पूछ सकता है, ठीक है। तो एक बार इसको आप याद कर लीजिएगा। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मित्रों यह वीडियो बहुत ही छोटा था। इसमें हमने यौन संबंधित रोगों के बारे में चर्चा किया, फिर जनसंख्या नियंत्रण के बारे में चर्चा किया, और फिर लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के अंतर के बारे में चर्चा, ठीक है। तो यह जो है जनन का सबसे अंतिम वीडियो था। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट की दुनिया में घूमेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।